गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो पार्ट 1 में लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई हूँ और कल मैं दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में 25 प्रश्न और लेकर आऊँगी। ठीक है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होती हैं। ठीक है, तो यह होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ध्वनियों को हम वर्ण भी कहते हैं और वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन मैंने यहाँ पर ध्वनियाँ इसलिए दिया है क्योंकि एग्जामिनर अब ऐसे नहीं पूछ रहा है आपको कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, अब ये भी पूछ सकता है कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। ठीक है, तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं, तो यह 2 प्रकार की हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो कितनी है, 52 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। प्रश्न नंबर 5 है, वर्णमाला किसे कहेंगे, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिपियों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, आपके पास प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। प्रश्न नंबर 8 है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं। तो उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, कितनी है, 11 है। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो यह क्या है, यह वर्ण है। यह प्रश्न मैंने आपको 2 बार दिया है, वह इसलिए दिया है कि आपको दोनों तरह से समझ में आए। ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ हैं क ख। ठीक है, कंठ से निकल रही है आवाज़, क ख ग घ, ये क्या है, यह कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, जो कि मूर्धा से निकलते हैं। ठीक है, मूर्धा हम इनको कह सकते हैं। ट वर्ग के जितने भी हैं वह क्या है, मूर्धन्य है। ट ठ ड ढ, यह क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ड ढ मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, ए क्या कहलाते हैं। तो ए कंठ तालव्य कहलाते हैं, यानी कि कंठ से भी और तालव्य से। ठीक है, दोनों को टच करके यहाँ से आवाज़ आती है, तो इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो यह है अंग और अह। क्या है, अंग और अह, क्या है, अयोगवाह। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, यानी कि दो वर्ण है, यानी कि व्यंजन है, आधा ल और पूरा ल। ठीक है, इससे बन के क्या है, दिल्ली बना है, तो ये क्या है, यह द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर घर्षण श ह, ठीक है, ऊष्मा भी निकल रही है और घर्षण भी हो रहा है, तो इनको क्या कहेंगे हम, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है,
प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। देखा प्रश्न आ गया ना, मैंने पीछे भी दिया था कि हिंदी में मूलतः लिपियां कितनी है, वह भी 52 है, और हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो यह भी 52 है। ठीक है, सॉरी 52 है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हों। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो क्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो कि क प्लस स से मिलकर बनी होती है। प्रश्न नंबर 19 है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण है स। ठीक है, यह क्या है, अघोष वर्ण है, और इसे महाप्राण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण भी कहते हैं। और महाप्राण उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है उसको महाप्राण कहते हैं। जैसे और इसके साथ में श श श ह, यह क्या है, यह भी महाप्राण भी होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण भी होते हैं और महाप्राण होते हैं ख घ। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा होता है उसको हम महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण, प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु। ठीक है, तो वायु जहाँ पर फेफड़ों से कम निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं। ठीक है, और इनके साथ में यर और लव भी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि क ग ग या च ज य, ये क्या है, यह अल्प प्राण है। और ख घ, ये क्या है, महाप्राण है। छ झ, ये सब क्या है, ये महाप्राण है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 है, घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण म है। ठीक है, कौन सा है, म है। यानी कि इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो उनमें क्या होता है, थोड़ा सा कंपन होता है, तो इनको हम घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सघोष यानी कि घोष कहते हैं। इनमें ग घ ग या ज झ य, ये सब क्या आ जाते हैं, सघोष में आ जाते हैं, और अघोष में आते हैं क ख। ठीक है, इनमें क्या होता है, इन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको अघोष कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। तो यह अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, किस प्रकार के हैं, अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 22 है, महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है। देखो प्रश्न आ गया ना, मैंने ऊपर भी समझाया आपको, अभी फिर से समझाती हूँ। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है, तो ठीक है, जिसके उच्चारण में श्वास लेने में समय अधिक लगे उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जिसके उच्चारण में श्वास लेने में समय ज़्यादा लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसमें आ जाते हैं ख घ। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण में आते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आएंगे ख घ, ये क्या है, महाप्राण है। इसके बाद छ झ या ठ ढ ढ या थ घ या फ भ, ये क्या आ जाएंगे, सब ये महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, ऊष्म व्यंजन है, यानी कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन है, मैंने आगे भी आपको बताया, स स स ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। यानी कि इनसे क्या ऊष्मा निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु तालव्य है। क्या है, तालु तालव्य, यानी कि जो हमारा तालु है उस पर जीभ टच होती है, तो इसको हम तालव्य कहते हैं। ठीक है, तो स ध्वनि का उच्चारण तालव्य से होता है। ठीक है, यानी कि तालु से होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ वर्ण क प्लस स के योग से बना है, जिनको हम संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, प्रयास करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।